50 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे की देखना ना भूले। बात करेंगे रीवा की। रीवा में यातायात थाने में पदस्थ ASI RN रावत शनिवार को वाहन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगाया। जब उनसे चेकिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री आ रहे हैं, इसलिए चेकिंग चल रही है। वहीं नशे में होने की बात को उन्होंने नकार दिया। इधर इंदौर में पंढरीनाथ पुलिस ने भांग की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 300 किलो भांग और टाटा मैजिक वाहन भी जब्त किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। आरोपियों के नाम नवल, किशोर और सद्दाम हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने उज्जैन में शिप्रा नदी पर बन रहे सेवरखेड़ी डैम का विरोध किया है और इसके लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण का भी विरोध किया है। शनिवार को उज्जैन पहुंची मेधा पाटकर ने कहा कि देश में सिंचित भूमि का अधिग्रहण बंद होना चाहिए। बुलेटिन में इतना ही। हमें दे इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार।
ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। भुजंग आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों पैर मिलाते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में रखेंगे और धीरे से करवट लेते हुए पेट के बल उल्टा लेट जाएंगे। दोनों पैर के पंजों को स्लांट कर लें और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधे के पास में लेकर आएं। पहले अब बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर, गर्दन, छाती और नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं। पूरा ऊपर देखें, आंखें खुली हुई। कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और हाथों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करें और पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखें। जब वापस आए तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराएं। हथेलियों का पूरा दबाव जमीन पर बनाते हुए बैक बेंडिंग करने की कोशिश करें अधिकतम, आंखें खुली हुई और अपनी पूरी एकाग्रता रीढ़ की हड्डी पर रखें। और जब वापस आए तो बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। वीरभद्रासन को करने के लिए सबसे पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ थाइस के पास में रखें, हाथ जंघा के पास में रखेंगे, दृष्टि सामने रखते हुए अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेकर आएं। पीछे से पैर को भी और थोड़ा सरका लें, अर्थात गैप रखें अधिकतम। अब बाएं पैर को घुटने से और अच्छे से मोड़ लें, बेंड कर लें। धीरे धीरे दोनों हाथ सामने लाते हुए नमस्कार की स्थिति में लाते हुए अधिकतम बैक थाइस की स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रखते हुए अपर आर्म्स को कान के टच करते हुए इस तरह से बदल बदल के करेंगे। दोनों पैरों में अच्छे से फासला रखें। अब दूसरी तरफ से दाहिने पैर को अच्छे से घुटने से मोड़ लें, जितना मोड़ सकते हैं, और बैक थाइस को स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं। हल्का सा चेस्ट को भी एक्सपेंड करते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और अधिकतम बैक थाइस से स्ट्रेच करें, अर्थात अपनी पूरी एकाग्रता नितंब के नीचे हिस्से में अर्थात थाइस के पास में ले जाते हुए अधिकतम थाइस की स्ट्रेचिंग करें और कोशिश करें पैर के पंजों की स्थिति भी सीधी रखें। अपर आर्म्स को कान के टच करते हुए शरीर का संतुलन बनाए रखें इस स्थिति में और श्वास की गति सामान्य रखें। फाइनल पोजीशन में जाने के बाद श्वास की गति भी सामान्य रखें। पहले घुटनों से अच्छे से मोड़ लें पैरों को। रिलैक्स, शांत। इस तरह से 3 से 4 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराया जा सकता है। बेहद उपयोगी है ये वीरभद्रासन का अभ्यास। इससे हम अपने शरीर का संतुलन भी जान सकते हैं और जिनको लोअर एब्डोमेन पे एक्स्ट्रा फैट है या फिर नितंब और कमर पे एक्स्ट्रा फैट है, जंघा पर एक्स्ट्रा फैट जिनको है, एक्स्ट्रा चर्बी जिनको रहती है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये वीरभद्रासन का अभ्यास। हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखें घुटनों में दर्द हो तेज तो जबरदस्ती इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आज का योग मंत्र है, हमें अपने शरीर की प्रकृति को जानकर ही भोजन का सेवन करना चाहिए। अर्थात यदि शरीर में वात अधिक बनती है, वायु विकार अधिक होते हैं, तो हमें चावल आदि खट्टे पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या हैं आज के मुख्य अंश। गन्ने की फसल में कीट प्रबंधन पर एक जानकारी। ऑयस्टर मशरूम की खेती, जायद मौसम में ली जाने वाली तिलहनी फसलों में तिल का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी खेती हमारे प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया आदि जिलों में की जाती है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है वह रबी फसलों की कटाई के बाद इसकी खेती करते हैं, लेकिन इसकी औसत उत्पादकता अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। जब हमने इसके कम उत्पादन के कारणों पर गौर किया तो पता चला कि हमारे किसान भाई इसकी खेती करते तो हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से। वे ना तो बीज किस्म एवं बीजोपचार पर ध्यान देते हैं और न ही बुआई विधि पर, जिस कारण फसल प्रारंभ से ही विभिन्न रोग व्याधियों की चपेट में आ जाती है। फलस्वरूप उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज की प्राप्ति होती है। अतः जो किसान भाई जायद तिल की खेती करना चाहते हैं उन्हें इसकी खेती के विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं जैसे भूमि की तैयारी, किस्म, बीजोपचार एवं अन्य फसल प्रबंधनों की जानकारी का होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, कैसे करें जायद तिल की वैज्ञानिक खेती, इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की है विशेष प्रस्तुति। किसान भाइयों, तिल की खेती के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है भूमि के चुनाव की। वैसे तो तिल की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन हल्की संरचना वाली मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। ट्रैक्टर द्वारा 2 बार कल्टीवेटर, आड़ा खड़ा एवं 1 बार डिक्स हैरो से जुताई कर पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। अब बात आती है खाद एवं उर्वरक की। तो इसके लिए भूमि की तैयारी करते समय अंतिम बखरने के समय 10 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के मान से खेत में अच्छी तरह मिला दें। रासायनिक उर्वरकों में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी, फास्फोरस एवं पोटाश की संपूर्ण मात्रा भूमि की तैयारी के समय ही दे देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 या 2 बराबर भागों में बांटकर टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी हो वहां 3 वर्षों में 1 बार 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं उन्नतशील प्रजातियों के बारे में, जिसके अंतर्गत टीकेजी 21, 22 और 55, जेटीएस 8, कंचन तिल 7, N32, RT 46, रामा, उमा 3, 6, 11 इत्यादि उपयुक्त किस्में हैं। फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कतारों में बुआई करना चाहिए। छिटकबा विधि से बोनी करने पर 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। हम कतारों में सीड ड्रिल से बुआई करने पर बीज दर 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। किसान भाई, बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशी दवा जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर बुआई करना चाहिए। बीज को रेत अथवा बालू को 1:20 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए। कतार से कतार एवं पौधे से पौधे की दूरी 30 × 10 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम तिल को मिश्रित फसल के रूप में लेते हैं तो तिल और मूंग 2:2, तिल एवं उड़द लेते हैं तो 2:3 दो कर बुआई कर सकते हैं। उत्तम प्रबंध की दृष्टि से बोने के 15 से 20 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करना आवश्यक है। दूसरी निंदाई पुनः 15 से 20 दिन बाद
खरपतवारों की घनता को देखते हुए आवश्यकता अनुसार करें। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। फूल आते समय, फलियां बनते समय तथा फलियों में दाना बनते समय खेत में समुचित नमी का रहना आवश्यक है। फसल की इन अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार 1-2 पानी अवश्य देवे। इस प्रकार किसान भाइयों बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप तिल की खेती करते हैं तो सिंचित अवस्था में 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और असिंचित अवस्था में उच्च 500 से 600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, परंपरागत खेती में बढ़ते जोखिम, मौसम में उतार चढ़ाव तथा महंगे होते कृषि आदानों के कारण आज कृषकों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अतः हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वह कृषि के साथ अन्य कृषि सह व्यवसाय भी अपनाएं। इन्हीं सह व्यवसायों में से एक है ऑयस्टर मशरूम की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, इसकी खेती करके आप कम समय कम लागत में अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं और प्रदेश के कई कृषक इसकी खेती कर अच्छा लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन प्राय देखने में आता है कि हमारे कुछ किसान भाई जानकारी के अभाव में या लापरवाही वश ऑयस्टर मशरूम की स्पॉन डालने से लेकर मशरूम की तुड़ाई तक किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त मशरूम की प्राप्ति होने से उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आपको इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसके लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषक। यहाँ मैं 1995 से मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हूँ। मुख्य रूप से ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, जिसके के लिए माध्यम हमारा है पैराकुट्टी या फिर गेहूं का भूसा। जो पैराकुट्टी होता है उसे 10 किलो पैराकुट्टी को 100 लीटर पानी में 125 मिलीलीटर फॉर्मेलिन और 5 से 7 ग्राम बेविस्टिन मिलाकर किया जाता है। सबसे पहले हम एक टंकी में पानी ले लेते हैं और उसमें दोनों दवाइयां मिलाकर उसमें पैराकुट्टी भिगा दिया जाता है। भिगाने के बाद इसे 12 से 14 घंटे तक ढक के रख देते हैं। दूसरे दिन सुबह उसमें से पानी निथार लेते हैं और फिर पैरे को अच्छे से धूप दिखा लेते हैं। धूप दिखाने के बाद उसमें 1 किलो गीले पैराकुट्टी के पीछे 30 ग्राम स्पॉन, हम लोग इसमें बीज, जो मशरूम का बीज होता है स्पॉन, उसे मिलाते हैं और करीब करीब जो हमारा एक पॉलीथीन है जो 12 इंच बाय 18 इंच साइज का होता है, उसे 3 किलो से 4 किलो पैरा और करीब करीब 90 ग्राम स्पॉन मिला के भरा जाता है। जो हमारा बैग है उसे 15 से 20 दिन तक स्पॉन रन होने के लिए, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड भी कहते हैं, एक साफ सुथरे कमरे में रख दिया जाता है, जहां पर 70 से 80% नमी होना चाहिए और तापमान 25 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जो हमने बैग का निर्माण किया है उन्हें अच्छे से रखना, सफाई से रखना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए हमें उन बैग का चूहों से बचाव करना पड़ता है, क्योंकि चूहे जो है हमारे पॉलीथीन आके काट देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन कमरों में चूहों का प्रवेश। उसके अलावा जो छोटी छोटी फ्लाइज होती हैं, मक्खियां होती हैं, वो भी आके बैग में जो हम छेद किए रहते पॉलीथीन में, उसमें अंडे दे देती हैं और वो लार्वा में बदल के हमारे बीज को या कवक जाल को खा लेता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उन कमरों में मक्खियों का प्रवेश ना हो और कमरे में ध्यान रखना है कि नमी बनी रहे और किसी भी प्रकार का उसमें संक्रमण दूसरे फफूंदों का ना हो। उसके लिए मुख्य रूप से हमें स्वच्छ जल का छिड़काव हमेशा करना है। दिन में 3 या 4 बार हमें उन मशरूम के बैग्स में पानी का छिड़काव करना है, जो कि साफ स्रोत से प्राप्त होना चाहिए। करीब करीब 15 से 20 दिन में ये जो फफूंद है, जो इसका कवक जाल है, जो मशरूम हमें उगाना है, वो इस पैराकुट्टी में बड़े अच्छे से फैल जाता है और उसके बाद 25 दिन के आसपास इन बैग से पहली फसल आना शुरू होती है। पहले छोटे छोटे पिनहेड दिखाई देते हैं, जो 3 से 4 दिन में एक बड़े मशरूम का आकार ले लेते हैं और तोड़ाई के योग्य हो जाते हैं। इसे सुबह पानी डालने के पहले तोड़ाई की जाती है। जो हमने पहली तोड़ाई 25 से 30 दिन में की थी, उसके बाद उसी बैग से पुनः 35 से 40 दिन में दूसरी तोड़ाई करेंगे और तीसरी तोड़ाई 45 से 50 दिन में करेंगे। इस प्रकार हमने जो 10 किलो पैराकुट्टी भिगाई थी, उससे 45 दिन में हमें 3 तोड़ाई में 10 किलो मशरूम प्राप्त होगा। इस
10 किलो बैग को बनाने की जो लागत थी हमारी करीब करीब 120 रुपए थी और हमें इससे 10 किलो के आसपास मशरूम प्राप्त होता है। इसे हम 100 रुपए किलो से लेके 150 रुपए किलो तक भी 1 किलो के भाव से आराम से बाजार में विक्रय कर सकते हैं। यानी जो हमने 120 रुपए की लागत लगाई थी वो करीब करीब हमारी 1000 रुपए में ताजा मशरूम बेचने से लग जाती है। इसके अलावा हम मशरूम को सुखा के भी बेच सकते हैं, इसका अचार बना के बेच सकते हैं, इसका पापड़ बड़ी बना के भी बेच सकते हैं। इस प्रकार ये था ऑयस्टर मशरूम उत्पादन का एक फसल चक्र जो कि पूरे 45 दिनों का होता है और हम इसमें आसानी से जो अपने बंद कमरे में अगर हम प्रतिदिन 10 बैग लगाते हैं तो आसानी से प्रतिदिन 500 रुपए की कमाई किसान भाई या बहन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने एक कृषक के अनुभवों को सुना। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विशेषज्ञ से। मशरूम उत्पादन यदि आप जहां उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके मंडहा में उसको इस अच्छी तरह से बनाएं, इस तरह से कि प्रदूषित हवाएं आपके मड़हा में न प्रवेश करे। आप जो भूसा लेते हैं वो भूसा भी आपका स्वच्छ होना चाहिए, एकदम बरसात के पानी से भीगा ना हो, उसमें दूसरे फंगस ना हो। पानी में भिगोने से पहले उसकी एक बार ओसाई करके उसके जो काफी महीन बालू या धूल के कण उसको बाहर कर लेना चाहिए। इस तरह से करने के बाद जब उसको निर्जमीकृत करते हैं तो उस समय जो पानी डालते हैं पानी को भी आप ताजे नल का पानी लें, ऐसा न हो कि किसी पोखरे तालाब का पानी ले लें, ताकि आपका जो भूसा भिगो रहे उसमें कंटेमिनेशन कहीं से न आए। जब आप स्पान खरीदें तो उसको अच्छी तरह से आप देख लें कि उस पूरे पॉलीथीन में कहीं काला भाग तो नहीं है, कहीं पीला भाग तो एकदम दूध या सफेद रंग का होना चाहिए। जब भी खरीदें तो किसी विश्वविद्यालयों से या किसी विश्वसनीय संस्था से जो शुद्ध बीज उपलब्ध कराए ताकि आपका उत्पादन अच्छा हो। कार्यक्रम में अभी बाकी हैं कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सतारा जिले की रामबाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिलने आए थी उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन, ट्रैक्टर कहाँ था, सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। गन्ना हमारे प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य व्यावसायिक फसल है और इसकी बुआई शरदकालीन एवं बसंतकालीन फसल के रूप में लेते हैं। शरदकालीन फसलें इस समय बढ़वार की अवस्था पर होगी और समय से बोई गई बसंतकालीन फसल इस समय 1 से 1.5 माह की हो रही होगी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने की फसल से आशातीत उपज के लिए आवश्यक है कि फसल की उचित बढ़वार हो, लेकिन यदि बढ़वार प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से गन्ने का वजन कम प्राप्त होगा। वैसे तो गन्ने की उपज को प्रभावित करने के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे कि अनियमित सिंचाई, निराई गुड़ाई में लापरवाही तथा असंतुलित उर्वरक प्रबंधन इत्यादि। परंतु उपज को प्रभावित करने में कीटों के प्रकोप का भी प्रमुख योगदान होता है। कीटों की यदि बात करें तो प्रमुख रूप से दीमक, अंकुर भेदक, जड़ भेदक, चोटी भेदक, पायरिल्ला तथा चींटियों का प्रकोप होता है, जिसमें से कुछ कीटों का प्रभाव तो जमाव के बाद हो जाता है, परंतु कुछ कीटों का प्रकोप अप्रैल माह से लेकर पूरे बरसात तक रहता है। यदि आप इनके प्रबंधन की उचित तकनीकियों को समय से नहीं अपनाते हैं तो इनका प्रकोप और बढ़ेगा और आपको गन्ने की खेती से हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों, गन्ने की फसल में लगने वाले इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें जिससे कि आपको अधिक उत्पादन की प्राप्ति हो। इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गन्ने की खेती एक नकदी फसल के रूप में प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर की जाती है और इस समय बसंतकालीन फसल जो कि जनवरी द्वितीय पखवाड़े एवं फरवरी के प्रथम पखवाड़े में बोई गई होगी, वो फसल 30 से 40 दिन की अवस्था पर एवं शरदकालीन फसल 5 से 6 माह की बढ़वार अवस्था पर होगी। तो किसान भाइयों,
आइए इन फसलों में लगने वाले कुछ प्रमुख कीटों के प्रबंधन पर जानते हैं। सर्वप्रथम यदि बात करें गन्ने के बेधक कीटों की, तो इसमें चोटी बेधक, अंकुर बेधक मुख्य है। इनके अंतर्गत चोटी भेदक कीट की यदि बात करें तो इनको किसान भाई कैसे पहचानेंगे? तो किसान भाइयों, इस कीट के प्रकोप से पौधे के बीज की गोप सूख जाती है। इस कीट के प्रौढ़ का आगमन मार्च माह में ही हो जाता है और जुलाई तक इनकी 3 पीढ़ियां फसल को प्रभावित करती है। तीसरी पीढ़ी वाली कीट का हानि स्तर अधिक होता है। इस कीट से प्रभावित गन्ने की फसल की पैदावार अवरोधित होती है। अंकुर भेदक कीट, जिसे प्ररोह भेदक के नाम से भी जानते हैं, यह कीट पौधों में छेद करके अंदर घुस जाता है और पौधे को अंदर से काट देता है, जिससे पौधे को मिलने वाले पोषक तत्वों एवं पानी का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिससे पौधे के बीच की पत्ती सूख जाती है, जिसे यदि आप खींचेंगे तो आसानी से बाहर आ जाएगा, जिसको सूंघने पर सिरके की दुर्गंध आती है। इस कीट का प्रकोप मार्च से जून तक रहता है। किसान भाइयों, आपको इन बेधक कीटों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम खेत को खरपतवार मुक्त रखें। इसके अतिरिक्त इस कीट के नियंत्रण के लिए आप पूरे खेत में 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की सूखी पत्तियां बिछा दें। इन सस्य क्रियाओं को करने से अंकुर भेदक कीट के प्रकोप की संभावना काफी कम रहती है। यदि पत्तों पर किसी प्रकार के अंडे इस समय दिखाई दे जो चोटी भेदक कीट के हो सकते हैं, पत्ती समेत तोड़कर नष्ट कर दे। चोटी भेदक कीट के नियंत्रण के लिए जैविक विधि के अंतर्गत ट्राइकोग्रामा कार्ड के 50,000 अंडे का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है। अतः आप प्रति हेक्टेयर 8 से 10 कार्ड का प्रयोग जुलाई माह तक 15 दिन के अंतराल पर करें। यदि इन कीटों के रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो अंकुर भेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्यूराडान 3G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से सूखे रेत या राख में मिलाकर गन्ने की लाइन के पास डालकर सिंचाई करें तथा चोटी भेदक कीट के लिए जून के अंतिम सप्ताह में यदि 5% से अधिक कीट लगा हो तो गन्ने के कतार में 8 किलोग्राम फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान 3G प्रति एकड़ डालकर सिंचाई करें। अन्य कीटों के अंतर्गत जो प्रमुख कीट है वो है पायरिल्ला, जिसका प्रकोप मार्च से नवंबर तक फसल पर रहता है। इस कीट का प्रौढ़ चौंचनुमा भूरे रंग का तथा बच्चे सफेद 2 पूंछ वाले होते हैं, जो पत्तियों के नीचे बैठकर रस चूसते हैं। ग्रसित पत्ते पीले पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़ जाती हैं और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए आप अंडों से ग्रसित पत्तियों को काटकर नष्ट कर दें। ऐसी दशा में आप क्विनोलफॉस की 0.80 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त गन्ने की पेड़ी फसल में काली चींटी का प्रकोप होता है, जो कि गोप के अंदर रहते हैं और रात को बाहर निकलकर पत्तों से रस चूसते हैं। अतः इसका प्रकोप दिखाई देने पर 160 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर गोप में छिड़काव करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आपके गन्ने की फसल में मुख्य रूप से इन्हीं प्रमुख कीटों का प्रकोप होता है। यदि आपने बुआई के समय भूमि शोधन, बीज शोधन इत्यादि प्रक्रियाओं को अपनाया है तो इस कीट का प्रकोप खड़ी फसल पर नहीं होगा। फिर भी किसी कारण या वे किसान जो इन क्रियाओं को नहीं अपना सके हैं, वे खड़ी फसल में इन बताए गए कीट नियंत्रण की तकनीकियों को अवश्य अमल में लाएं, ताकि आपकी फसल की अच्छी पैदावार हो सके और आपको अपनी फसल से आशातीत उपज मिल सके। मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्यों पर जानकारी। मौसम आधारित एकीकृत कृषि परामर्श सेवा योजना, भौतिक शास्त्र एवं कृषि मौसम विभाग जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर एवं रायपुर के अनुसार इस हफ्ते की कृषि सलाह। प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर आगामी दिनों में हल्के बादलों युक्त मौसम रहेंगे। अतः किसान